गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो स्पेशली होगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या टॉपिक का नाम होगा? स्पेशली हमारे टॉपिक का नाम होगा आज का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, अब ज़रा सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली हमारे इस ब्रह्मांड में जो है, ठीक है ना, किसी भी जीव के लिए न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस न्यूट्रिएंट से जो वो एनर्जी रिलीज कराता है, ठीक है ना, उस एनर्जी के कारण उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्पेशली सेल के अंदर मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होना, उससे एनर्जी जो रिलीज होगी उससे उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन का, सेल का रिपेयर होना, ठीक है ना, इसके अलावा सेल का डिवीजन होना, ओके, इसके अलावा बॉडी का हीट मेंटेन करना, तो बहुत सारे काम जो हैं वो स्पेशली न्यूट्रिएंट्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं। ठीक है ना, यानी न्यूट्रिएंट्स इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक जीव के लिए न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग स्टेट की। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है ना, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उस जगह पे जितना ज़्यादा टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली इसी को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, दो बातों का मैं आपको और भी बात बताऊंगा कि स्पेशली एनर्जी जो फ्लो है, पहला टॉपिक क्या है आपका, एनर्जी फ्लो। ठीक है ना, तो जरा समझिएगा, एनर्जी फ्लो जो है, ठीक है ना, ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? एक यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में होने वाला प्रोसेस है, डायरेक्शनल। ठीक है ना, जबकि आपका जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है ना, स्पेशली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल, भाई साहब किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, मल्टी डायरेक्शनल, तो ये किसी भी डायरेक्शन में स्पेशली चल सकता है। ठीक है, अब जरा जान लीजिएगा कि स्पेशली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है। तो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में क्या करना, मूव करना। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशली न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कहते हैं। अब जरा सा बात को समझिएगा, स्पेशली न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में, ठीक है ना, वापस क्या होगा कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, ये आपका मल्टी डायरेक्शनल। स्पेशली जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्पेशली बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है ना, अच्छा, इसमें भी कई सारी चीजें छुपी हुई हैं। बायो का मतलब लिविंग्स, जियो का मीन्स अर्थ, और केमिकल समझिए, यानी लिविंग्स और अर्थ के बीच में, अर्थ के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का लिविंग्स के अंदर क्या करना, फ्लो करना, किस फॉर्म में, स्पेशली केमिकल्स के फॉर्म में। इसी को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल नाम दे सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो जरा समझिएगा, स्पेशली यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है कि स्पेशली हर जीव को अपने ग्रोथ के लिए, क्या करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या जो भी वेरियस फंक्शन है बॉडी के अंदर, जैसे मान लो वेरियस फंक्शन में बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा फंक्शन है। सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसका माना जाता है कि 60% एनर्जी वो थर्मो रेगुलेशन में यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो मैमल्स, बर्ड्स, इनमें थर्मो रेगुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, खर्च किया जाता है। तो स्पेशली मैंने यहाँ पर स्टैंडिंग स्टेट भी आपको दिखाया है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी इनऑर्गेनिक मैटर होगा, माफ कीजिएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना, इसी के अलावा मैंने लिखा है कि एनर्जी फ्लो तो भाई वन वे है, लेकिन न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग है ये वन वे ना होकर के क्या है, ये स्पेशली कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल या साइक्लिक होती है। हेलो बच्चों, तो स्पेशली जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है ना, तो स्पेशली बेटा जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है वो स्पेशली दो तरीके की देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कितने तरीके की हो सकती है, स्पेशली दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका गैसियस साइकिल। क्या होता है, गैसियस साइकिल, और
दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है ना, क्या होता है सेडिमेंट्री साइकिल। तो स्पेशली साइक्लिंग जो है वो दो तरीके की यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। देखो भाई, गैसियस साइकिल का सिंपल सी बात है, जो रिजर्वायर होगा वो क्या होगा, स्पेशली एटमॉस्फेयर होगा या कभी कभी वाटर हो सकता है। ठीक है ना, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल का जो रिजर्वायर होगा वो ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट होगा, जमीन होगा। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, अवक्षेपण, यानी जमीन के अंदर जो चीज़ें दफन है, जो न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर दफन होंगे वो, ठीक है ना, वो स्पेशली सेडिमेंट्री साइकिल का शो करेंगे। और गैसेस साइकिल जो इन्वायरमेंट में गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं या कभी कभी वाटर के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कार्बन साइकिल का एग्जांपल दिखाया गया है, देख सकते हो। क्या है ये आपका कार्बन साइकिल है। तो कार्बन साइकिल में आप देख सकते हो कि कार्बन साइकिल एक तरह का क्या है, गैसियस साइकिल है। ठीक है ना, कार्बन साइकिल क्या है, स्पेशली आपका गैसियस साइकिल है। ठीक है, चलिए इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपने टॉपिक पे जरा सा हम लोग वापस चलते हैं। तो बेटा अभी जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने आपको साइकिलिंग दिखाने की कोशिश की। तो गैसियस साइकिलिंग की अगर हम बात करें तो गैसियस साइकिलिंग का जो रिजर्वायर होता है वो मोस्टली एटमॉस्फेयर या वाटर होता है। ठीक है ना, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल का जो मोस्टली रिजर्वायर है, ये देख सकते हैं आप, लिथोस्फीयर है, अर्थ क्रस्ट। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि स्पेशली कोई भी जीव है, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, कुकुर हो, बिलाई हो, डायनासोर हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कुछ भी हो, वो 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसके यूनिट पे जाओगे मेरे बेटा तो 6 तत्व आपको मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, CHONSP। कौन sp? CHONSP। अरे भाई कौन sp? sp साहब कौन है, कौन sp? जरा ध्यान देना, कौन sp में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 जो है वो आपके गैसियस साइकिल के पार्ट है। जबकि सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम और भी जो आएंगे स्पेशली वो आपके सेडिमेंट्री साइकिल के हिस्से हो सकते हैं। कार्बन माने कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब किसके हैं, गैसियस साइकिल के हिस्से हैं। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल के सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम जो होगा वो स्पेशली क्या होगा, सेडिमेंट्री साइकिल का हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको फिर यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का कार्बन साइकिल यहाँ पे दिखाया गया, अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, गैसियस साइकिल है। तो नीट में इससे कई सारे सवाल आपके पूछे भी गए हैं। बात क्लियर है? चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेशली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट फ्लो इन इकोसिस्टम। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी इकोसिस्टम के वो कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, ठीक है ना, वो क्या है, इनपुट ऑफ एनर्जी। सबसे पहला क्या है, इनपुट ऑफ एनर्जी। तो बेटा किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए क्या है, स्पेशली इनपुट की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली जो दूसरा एस्पेक्ट है वो आपका हो सकता है आउटपुट ऑफ एनर्जी, आउटपुट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी का आउटपुट कितना हो रहा है। और तीसरा एस्पेक्ट आपका हो सकता है स्पेशली इंटरनल साइक्लिंग, इंटरनल साइक्लिंग। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के एस्पेक्ट्स स्पेशली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसे कीजिए किसी भी प्रकार का ये एक इकोसिस्टम है। क्या है ये, किसी भी प्रकार का ये एक इकोसिस्टम है। चलिए मैंने इसको इस तरीके से इकोसिस्टम एक्टिविटी दे दी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इस इकोसिस्टम में सबसे पहली बात क्या है कि इनपुट ऑफ एनर्जी। इस इकोसिस्टम में एनर्जी का इनपुट है कि नहीं, सबसे पहली बात इनपुट ऑफ एनर्जी। बात क्लियर है ना, ये इकोसिस्टम में क्या है, इनपुट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ये स्पेशली एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पर इनपुट होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हम देख सकते हैं कि इस इकोसिस्टम से कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो ये आपका दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है आउटपुट ऑफ एनर्जी, आउटपुट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो किसी भी इकोसिस्टम के यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स स्पेशली देखना है। तीसरा एस्पेक्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इनपुट ऑफ एनर्जी और दूसरा क्या है आपका आउटपुट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तीसरा एस्पेक्ट आपका ये होगा
इसमें स्पेशली इसके अंदर का इंटरनल साइक्लिंग, यानी यहाँ पर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाइट कलर से लिखता हूँ, अंदर की तरफ लिखूंगा मैं इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जब आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी भी इकोसिस्टम का इंटरनल साइक्लिंग कैसा है। एक बात मैं आपको और बड़ा अच्छी तरह से याद दिला दूं कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर बहुत ज्यादा इनपुट और आउटपुट, सिंपल सी बात है, किसी सिस्टम में अगर इनपुट हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को सिस्टम में आउटपुट हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो उसको अनस्टेबल कर सकता है। लेकिन एक बात और भी है, बहुत ज्यादा इनपुट हो जाए और आउटपुट ना हो तो भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इनपुट आउटपुट का रेशियो अच्छा हो, लेकिन वो इकोसिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप माना जाता है और जो सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनेबल टाइप का होता हो, मतलब उसमें इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा कुछ ना हो, वो क्या हो, अपने इंटरनल साइक्लिंग के द्वारा वो चलता हो, इंटरनल साइक्लिंग से चलता हो, तो ये क्या है, ऐसा इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल माना जाता है।